मित्रों, डिवाइन अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम जो पिछला लेक्चर था उससे आगे बचे हुए डिटर्मिनर करते हैं। उन डिटर्मिनरों का पूरा वर्णन हमने स्क्रीन बताया है और अब मैं आपके सामने उनको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे उनका प्रयोग आपकी बिल्कुल समझ में आएगा और प्रयोग स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले हम ले रहे हैं ये ऑल। तो ऑल इज यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स फॉर टोटल क्वांटिटी ऑफ समथिंग। कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ऑल का प्रयोग समस्त मात्रा के लिए होता है। जैसे सारा, जिसको कहते हैं ना हिंदी में सारा या समस्त। जैसे ऑल द मिल्क इज फ्रेश, सारा दूध ताजा है। ऑल द राइस इज गुड, सारे चावल अच्छे हैं। अनकाउंटेबल प्लूरल के पहले ऑल का प्रयोग संपूर्ण संख्या का बोध कराता है। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, कि सारे विद्यार्थी आज उपस्थित है। ऑल के बाद स्टूडेंट्स आ गए बहुवचन। इसी तरह अगला है ऑल द बुक्स आर यूजफुल, सारी किताबें जो है ना लाभदायक है। इसके बाद देखिए हम लेते हैं बोथ। बोथ अकेला भी यूज होता है और इसके बाद दे भी लगता है, बोथ दी। दोनों का एक ही अर्थ होता है। आप चाहे अकेला यूज करो या आप बोथ दी का प्रयोग करो। आमतौर पर क्या होता है कि जो रिटन या स्पोकन लैंग्वेज है उसमें बोथ दी का प्रयोग लोग ज्यादा करते हैं। अब बोथ और टू में अंतर है। टू तो होता है दो। जैसे मैं कहूँ माई 2 daughters आर डॉक्टर, तो इसका मतलब है मेरे 2 से ज्यादा लड़कियां हैं। और कोई कहे कि माई, समझ गए ना, बोथ डॉटर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है, तो वो इसका मतलब है 2 ही है। तो बोथ का अर्थ है 2 में से दोनों। एक ही प्रकार के 2 व्यक्तियों 2 वस्तुओं के बारे में कुछ कहने के लिए बोथ आता है। जैसे बोथ द सिस्टर्स आर डॉक्टर्स, कि दोनों बहनें डॉक्टर है। इसका अर्थ है बहनें 2 ही है और नहीं है। बोथ द कैप्टन्स अग्रीड टू प्ले, दोनों कप्तान खेलने के लिए सहमत हो गए। ये अगला यूज है यदि प्रोनाउन माने सर्वनाम किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट या कर्म हो तो उसके बाद बोथ का प्रयोग हो सकता है। जैसे दे हैव इनवाइटेड अस बोथ, उन्होंने हम दोनों को आमंत्रित किया है। मनीष सेंड्स यू बोथ हिज अफेक्शन, कि मनुष्य अपना सम्मान आप दोनों को व्यक्त करता है। अब ये जो अगला पॉइंट है नंबर 3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बोथ के पहले पजेसिव डिटर्मिनर जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर आदि नहीं आते। जैसे माई बोथ डॉटर्स कहोगे तो ये गलत है। आपको कहना पड़ेगा बोथ माई डॉटर्स। ये जो पजेसिव है, ये देखो पजेसिव प्रोनाउन है जिसको हम अधिकार सूचक या संबंध सूचक कहते हैं। ये बोथ के पहले नहीं आता, बोथ के बाद में आता है। जैसे बोथ माई टीचर्स आर इंटेलिजेंट, किसी बच्चे के 2 ही टीचर है तो वो कहेगा मेरे दोनों टीचर इंटेलिजेंट या बुद्धिमान है। अब आगे इसके हमारा आता है वो है एनफ। देखिए एनफ और सफिशिएंट, बहुत सारे लोग जो है ना दोनों का एक ही अर्थ बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनफ माने पता है कितना होता है? पर्याप्त तो होता है, लेकिन एनफ का अर्थ है जितनी जरूरत हो उतना। जैसे आपको चाहिए 1 लीटर दूध और 1 ही लीटर है तो आप कहोगे देयर इज इनफ मिल्क, मेरे पास पर्याप्त मिल्क है। और सफिशिएंट माने होता है जितनी आवश्यकता है उससे भी ज्यादा। हम कहेंगे भाई तुम्हारे गांव में बारात के लिए दूध मिल जाएगा, आपको सर देयर इज सफिशिएंट मिल्क इन अवर विलेज। सफिशिएंट माने 1 बारात नहीं, आप चाहे 2 ले आओ तो भी आपको पूरा दूध मिल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए एनफ। एनफ का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन के पहले जब आता है ना तो वो पर्याप्त मात्रा का बोध कराता है। कितनी मात्रा? जितनी आपको आवश्यकता हो। कि दे हैव एनफ बुक्स ऑन ग्रामर, तो ये देखिए एनफ जो है ना काउंटेबल प्लूरल के पहले भी आता है
और अनकाउंटेबल जो नाउन है ना उसके पहले भी आता है। जैसे दे हैव एनफ बुक्स ऑन ग्रामर, कि उनके पास ग्रामर की पर्याप्त पुस्तकें हैं। पर्याप्त माने जितनी उनको चाहिए ना उतनी है, ना कम है ना ज़्यादा है। इसीलिए देखिए हैव यू एनफ टू ईट, ये प्रश्नवाचक का चिन्ह और लगेगा इसमें। ये क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, ये प्रश्नवाचक में भी आ सकता है। दूसरा देयर इज एनफ मिल्क, कि पर्याप्त दूध उपलब्ध है, ये है मात्रा। ठीक है, तो ये देखिए काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूर। काउंटेबल हो तो ये बहुवचन के पहले आता है, और अनकाउंटेबल है उसके पहले आ सकता है। अब अगला हमारा ईच। ईच माने होता है प्रत्येक। तो ये देखिए ईच के जो यूज है ना, ये आप ध्यान से देखिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किसी समूह के अलग अलग सदस्यों का बोध कराने के लिए ईच आता है। देखिए आमतौर पर पता है क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि ईच का अर्थ होता है दो में से कोई भी एक नहीं, लेकिन एक समूह जिसमें सदस्यों की संख्या निश्चित और सीमित होती है ना, उसके प्रत्येक सदस्य के लिए भी हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ईच ऑफ द 5 गर्ल्स, मतलब जो लड़कियां थी ना सारी, उनमें से प्रत्येक को इनाम मिला। लास्ट वीक ईच डे वाज ए फाइन डे, प्रत्येक दिन। अब ईच डे तो क्या, हफ्ते में तो भाई 7 दिन होते हैं, तो 7 के लिए प्रत्येक के लिए भी ईच आ गया। अगला है दो में से प्रत्येक के लिए ईच का प्रयोग होता है। जैसे दो हो और उनमें से हर एक के लिए ईच का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ द कैप्टन एग्रीड टू प्ले। ईच ऑफ द कैप्टन माने जितने भी जो दोनों कैप्टन थे ना, उसमें से प्रत्येक खेलने के लिए तैयार था। नेक्स्ट हमारा है एवरी। 2 से अधिक में से प्रत्येक के लिए एवरी का प्रयोग होता है। जैसे हमने बताया था कि ईच का प्रयोग तो कब होता है कि 2 में से प्रत्येक, और एवरी का प्रयोग है 2 से अधिक, उसमें से हर एक उसके लिए होता है। अब ये देखिए एग्जाम्पल, एवरी चेयर इन दी हॉल वाज ऑक्यूपाइड, कि हॉल में प्रत्येक कुर्सी भरी हुई थी, मतलब उस पर कोई बैठा था। अब प्रत्येक कुर्सी का मतलब 2 ही कुर्सी थोड़ी थी, हॉल में तो 50-100 होती है, उसमें आ गया 2 से अधिक में से प्रत्येक। एवरी चाइल्ड वुड हैव मिल्क एवरी डे। एवरी चाइल्ड माने कितने बच्चे, बहुत सारे बच्चे, उनमें से प्रत्येक। और कौन सा दिन, प्रत्येक दिन उसको 365 दिन उसको दूध मिलेगा। तो एवरी का प्रयोग 2 से अधिक में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए एवरी स्टूडेंट वांट सक्सेस। प्रत्येक विद्यार्थी, बहुत से विद्यार्थी है, उनमें से हर एक क्या चाहता है, सफलता। ईच और एवरी बाद, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, कि ईच और एवरी के बाद काउंटेबल सिंगुलर नाउन आता है। आमतौर पर ईच और एवरी जब डिटर्मिनर के रूप में प्रयोग होते हैं तो उनके बाद एक वचन की संज्ञा आती है। ये देखिए अब ये एवरी गुड टीचर है ना, यहाँ पर एवरी का अर्थ है ऑल। तो एवरी का अर्थ कभी कभी ऑल या सभी व्यक्तियों के लिए, उसके या सभी वस्तुओं के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे इस वाक्य में हुआ कि एवरी गुड टीचर स्टडीज हिज सब्जेक्ट केयरफुल्ली। एवरी का मतलब सभी अध्यापक अपने विषय को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है आइदर। आइदर का अर्थ होता है 2 में से एक या 2 में से दोनों, 2 अर्थ में प्रयोग होता है। यू कैन आस्क आइदर ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे माता पिता में से आप किसी से भी बात कर सकते हैं, मतलब 2 में से प्रत्येक। और यहाँ देयर वर हाउसेज ऑन आइदर साइड। आइदर माने बोथ साइड ऑफ द रिवर, कि नदी के दोनों ओर क्या था, मकान बने हुए थे। तो आइदर का अर्थ दोनों में से एक हो सकता है, और आइदर का अर्थ दोनों भी हो सकता है। और आपने ये देखा कि आइदर के बाद एक वचन की संज्ञा आती है। अब नेक्स्ट हमारा है नाइदर। नाइदर जो है ना, इट इज द अपोजिट या एंटोनिम ऑफ आइदर। ये इसका विलोम शब्द है। ये आइदर
जो होता है ना, उसका प्रयोग हम आमतौर पर सकारात्मक वाक्यों में करते हैं। नाइदर नेगेटिव है, इसका प्रयोग हम नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। नाइदर का अर्थ है दो में से कोई भी नहीं। जैसे नाइदर कैप्टन प्लेड वेल, दो कैप्टन है और दोनों के दोनों 0 पे आउट हो गए, तो हम यही कहेंगे कि दोनों में से कोई भी कप्तान अच्छा नहीं खेला। नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट, ये देखिए कि उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं है। कितने लड़के हैं? 2। तो ये नोट है, इनके बाद एक वचन की क्रिया और एक वचन की संज्ञा आती है। किसके बाद? आइदर और नाइदर के बाद एक वचन की संज्ञा आती है और एक वचन की क्रिया आती है। अब हमारा है मच। देखिए, मच का प्रयोग भी हम डिटरमिनर के रूप में करते हैं और इसका अर्थ मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मात्रा के लिए। तो मच का प्रयोग मात्रा में अधिक के लिए होता है। जैसे ये क्या है कि आई नीड मच शुगर, यार मुझे तो काफ़ी चीनी चाहिए। ही नीड मच हेल्प, उसे बहुत अधिक सहायता चाहिए। तो ये देखिए, मात्रा के लिए हम अधिक के अर्थ में मच का प्रयोग करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है ना, वो है मोर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मोर का प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों प्रकार की संज्ञाओं के पहले होता है। मोर का मतलब वैसे होता है मात्रा या संख्या में अधिक, लेकिन ये संख्या होती है और ये मात्रा होती है तुलनात्मक, पहले की तुलना में। ये अब जैसे देखिए, ऐसा घंटी बजी नहीं और घंटी बजने के पहले ही टीचर आ गया और लड़के भी आ गए 20, और घंटी बजने के बाद 10 और आए, तो हम कहेंगे मोर स्टूडेंट्स केम आफ्टर द बेल। तो मोर माने कितने? पहले की अपेक्षा और अधिक, ये मोर स्टूडेंट्स हो गया। अब ये देखिए, आपने किसी की सहायता कर दी, ठीक है, किसी को कोई चीज़ दे दी, उसकी मदद कर दी, लेकिन उसको और सहायता चाहिए, तो वो कहेगा वी वांट मोर हेल्प, कि भाई हमें तो और सहायता की ज़रूरत है। तो मोर का अर्थ क्या है? संख्या या मात्रा में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक, पहले से अधिक। अब आप के दोस्त को आपने दे दिए 5000, अब कल आ गया और वो फिर दोबारा तो कि यार और पैसा चाहिए, तो आपसे कहेगा आई वांट मोर हेल्प। अब है लेस। लेस का प्रयोग मात्रा में कम या अल्प मात्रा के लिए होता है। तो ये जो है ना, आमतौर पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, मात्रा उसकी होती है। जैसे ही डिवोट्स लेस टाइम, कि वो अध्ययन में कम समय देता है। इसी के बाद है आई नीड लेस बटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है कि मुझे कम मक्खन की आवश्यकता है, ठीक है ना। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट जो है ना, वह है वाट और वाट ए। ये देखिए, वाट ए और वाट, इन दोनों का भी प्रयोग भी डिटरमिनर के रूप में होता है। तो इसके 2 यूज है और दोनों इंपॉर्टेंट है कि वाट ए एक वचन की संज्ञाओं के पहले आता है और ये एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि बोधक वाक्यों में होता है। ये आश्चर्य या प्रसन्नता को व्यक्त करता है। ये देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एक वचन है, ठीक है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये कितना सुंदर फूल है, एक वचन के पहले वाटे आता है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन हो या बहुवचन हो तो उसके पहले केवल वाट आएगा। जैसे देखिए, व्हाट ब्यूटीफुल आईज, ये बहुवचन है। अब ये देखिए, आप कहेंगे सब अनकाउंटेबल का भी बताओ, तो हम ये सेंटेंस लिखते हैं व्हाट स्वीट म्यूजिक। समझ गए ना, कितना मधुर संगीत है, इट इज, ये कितना मधुर संगीत है। अब ये देखो भाई, संगीत जो है ना, म्यूजिक, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले वाट ए नहीं आएगा, केवल वाट आएगा, ठीक है। इसी तरह वाट का एक इम्पॉर्टेंट यूज है कि वाट इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू आस्क फॉर सम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। कि देखिए, प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका प्रयोग कब होता है? जब हम किसी के बारे में कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे व्हाट बुक्स डू यू रीड,
कि भाई तू कौन सी किताबें पढ़ता है, तो हम सूचना चाह रहे हैं किताबों के बारे में, समझ रहे हैं आप। इसी तरह से कि व्हाट टेम्पल डिड यू विजिट, कि भाई मैं पुष्कर गया था, तो आप पूछो भाई बता कौन सा तूने मंदिर देखा वहां पर, तो ये हम सूचना मांग रहे हैं उससे। और व्हाट डे इज टुडे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, देखिए कि आज कौन सा दिन है, कि भाई टुडे इज ट्यूसडे, आज मंगलवार है, ट्यूसडे। तो ये सूचना मांगने के लिए भी हम व्हाट का प्रयोग प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटरी सेंटेंसेस में करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है नो। देखिए नो का प्रयोग डिटरमिनेंट के रूप में होता है और ये तीनों प्रकार की संज्ञाओं के पहले आ सकता है। काउंटेबल सिंगुलर, ये CS, CP माने काउंटेबल प्लूरल और UC माने अनकाउंटेबल नाउन। सभी संज्ञाओं के पहले होता है। कब होता है? जब हम यह बताना चाहते हैं कि कोई वस्तु अस्तित्व में है या नहीं है, कोई वस्तु उपलब्ध है या नहीं है। कि देयर वॉज नो मनी, ये थी नहीं, पैसा था नहीं। ही हैज नो एम्बिशन, उसकी कोई अभिलाषा नहीं है। वी हैड नो टीचर, हमें मार्गदर्शन देने के लिए कोई अध्यापक नहीं था। तो काउंटेबल के पहले भी नो आता है, अनकाउंटेबल के पहले भी आता है, सिंगुलर के पहले भी आता है, प्लूरल के पहले भी आता है, और ये बताता है किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं था या वो वस्तु उपलब्ध नहीं थी। तो ये हमारा यूज है किसका? नो का। तो अब ये देखिए हमने सारे डिटरमिनेंट आपको अच्छी तरह समझा दिए। इसके बाद हम जो अगला लेसन या लेंगे वो हमारा होगा प्रपोजिशन के बारे में।